Hello students, good morning to all of you. Today we will study chapter number 3, the Sultanate period. The Delhi Sultanate period. The Delhi Sultanate period was a Delhi-based Muslim kingdom that spread over large regions of Indian subcontinent for 320 years. तो दिल्ली सल्तनत ने कितने साल राज किया था, कितने साल उनका किंगडम रहा था? 320 ईयर्स से। ये दिल्ली से शुरू हुए थे और इन्होंने बाद में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के काफ़ी हिस्सों तक अपनी किंगडम को इंक्रीज़ कर लिया था, एक्सपेंड कर लिया था। तो दिल्ली सल्तनत वॉज सब्सिक्वेंटली रूल्ड बाय 5 डायनेस्टीज़। कौन सी 5 डायनेस्टीज़? ममलूक डायनेस्टी यानी कि स्लेव डायनेस्टी 1206 से 90, और द खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320, द तुगलक डायनेस्टी, द सैयद डायनेस्टी एंड द अफगान लोधी डायनेस्टी। तो इन पूरे 320 साल में दिल्ली सल्तनत रही, इसमें 5 अलग अलग डायनेस्टियों ने राज किया। ये आप नीचे मैप्स भी दे रखे हैं डिफरेंट ईयर्स के, और डिफरेंट उस टाइम कितना कितना कहाँ कहाँ किसका किंगडम हुआ करती थी। तो फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान under the Delhi Sultan period, Persian was the official language. Whatever information we get is provided through inscription, coins, and architecture, which form the valuable part of the history known as Tarikh singular and Tawarikh plural. तो जो मेन लैंग्वेज उस टाइम थी वो कौन सी थी? पर्शियन थी। तो पहले कौन सी थी? आर्यंस के टाइम पे कौन सी थी? पाली थी, संस्कृत थी। अब कौन सी हो गई? अब हो गई पर्शियन हो गई। एंड हिस्ट्री को क्या कहते हैं? हिस्ट्री को पर्शियन में क्या कहते हैं? तारीख या तवारीख। हु रोट तारीख एंड तवारीख? द ऑथर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप इसको छोड़ सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट इस पे आएंगे, द ममलूक डायनेस्टी पे। द ममलूक डायनेस्टी बाय नोन एज स्लेव डायनेस्टी और गुलाम डायनेस्टी। ये एक स्लेव डायनेस्टी थी। स्लेव का मीनिंग क्या होता है? गुलाम। ठीक है। वॉज डायरेक्टेड इनटू नदर्न इंडिया बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ टर्की जनरल फ्रॉम सेंट्रल एशिया। द स्लेव डायनेस्टी टू रूल इंडियाज दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1206 to 1290। ये जो स्लेव डायनेस्टी थी, ये एक स्लेव थी और मोहम्मद और स्टूडेंट्स, जो ममलूक डायनेस्टी होती है इसका पहला सुल्तान कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि वाइसरॉय होता है, जिसको अपॉइंट कौन करता है? मोहम्मद गौरी, जो कि आप पिछले चैप्टर में आपने रीड कर चुके हैं। तो इसमें अलग अलग डेट्स हैं, अलग अलग लीडर्स हैं, अलग अलग डेट्स हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 AD तक इनका रहा किंगडम, ये किंग रहे। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। ही वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर। और उनके बाद कौन आया? इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश ने उनको सक्सीड किया। ही हैड to face many problems during his reign. He had to contain the Turkish nobles and also the local rulers. The Turkish nobles were won over by grants of lands. He won the confidence of many Rajput rulers. Some of them are defeated by him. तो इल्तुतमिश ने क्या किया था? एक जो यहाँ से जो इंडिया में पहले से किंग थे, उनके और नए किंग्स के बीच एक अलाइंस बैठाया और दोनों को बराबर से देखा। ठीक है। Some of them were defeated by him. And Iltutmish was the first Turkish ruler who introduced coins with Arabic inscription. He completed the famous Qutub Minar that had been started by Qutubuddin. जो कि दिल्ली में एक फेमस बिल्डिंग है जिसका नाम कुतुब मीनार है, वो इल्तुतमिश के टाइम पे ही कंप्लीट हुई थी। और इसको शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ने। तो जितना जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना आपको पढ़ाया जाएगा। और इल्तुतमिश के बाद कौन आता है? इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी रज़िया सुल्तान। इल्तुतमिश के बाद नेक्स्ट जो है वो है रज़िया सुल्तान। उनका पीरियड रहता है 1236 से लेकर 1240 AD तक। बहुत ही छोटा पीरियड, सिर्फ 4 साल का। The Delhi Sultanate is the era that enthroned one of the few female rulers in Islamic history. Razia Sultan from 1236 to 1240. Razia Sultan was more able and qualified than all her brothers. No noble was happy at her attempt to rule independently. She was removed from throne in 1240. क्योंकि एक ये लेडी थी और इस वजह से इनका जो
एक रूल कर जो इनका जो एक क्वीनशिप था ये ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आया, इस वजह से ये बहुत ही जल्दी इनका थ्रोन हो गया, ये हटा दी गई। और उसके बाद कौन आता है, फिर है आपका नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद का कितने साल रहता है, 1246 से 1266 एडी तक। नासिरुद्दीन मोहम्मद नासिरुद्दीन फिरोज शाह was the eighth sultan of Slave dynasty, was the son of Nasiruddin Muhammad, died 1209. He was the youngest son of Shams Uddin Iltutmish, और ये इल्तुतमिश के यंगेस्ट सन थे, ठीक है। और ही सक्सेडेड अलाउद्दीन मसूद आफ्टर द चीफ्स रिप्लेस मसूद व्हेन ही फेल्ट दैट ही बिगेन टू बिहेव एज अ टायरेंट। और इनके बाद कौन है, इसमें मेनली आपको बस इनके नाम याद रखना है और इनका पीरियड याद रखना है, और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है तो वो आपको याद रखनी है। अब गयासुद्दीन बलबन, इसमें क्या था, गयासुद्दीन बलबन का कितना साल रहा, 1266 से लेकर 1280 तक 20 साल इनका हुकूमत चला। और इसमें क्या रहा, गयासुद्दीन बलबन वॉज द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। ही रिकग्नाइज्ड एंड स्ट्रेंथेंड हिज आर्मी। ही फॉट अगेंस्ट द लोकल रूलर्स एंड डिफेंडेड मैनी ऑफ देम। ही ऑल्सो fortified northwestern borders against Mongol raids. Balban made the Sultan's position supreme. He introduced the Persian custom of sajda or procession before the Sultan. The Orthodox Muslims opposed this, and the Balban was succeeded by very weak kings. In 2020, the rule of Surveyor dynasty ended and throne of the तो दोस्तों, जैसे उन्होंने पहले देखा था, कोई भी जब रहता है, चाहे वो गुप्ताज हो या चाहे वो कोई भी किंगडम होती है, चाहे गुप्ता हो चाहे मौर्य हो, उसका एक मतलब पहले एक नींव रखी जाती है, उसके बाद उसका एक ऐसा किंग आता है जो उसको एक्सपेंड करता है, और फिर वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। तो ठीक है, फिर ठीक उसी तरह जो पहले किंग्स ने जैसे कि एक्सपेंड किया था, तो ये गयासुद्दीन बलबन ने एक नींव रखी थी पहले किंग्स ने, तो गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया, उस नींव का फ़ायदा उठाया और उसको एक्सपेंड किया, इंडिया के और हिस्सों में आगे ले गए, ठीक है। फिर इनका क्या होता है, द खिलजी डायनेस्टी। Balban was succeeded by very weak kings in 1292. The rulers of the slave dynasty ended and the throne of Delhi passed into the hands of the Khiljis. कोई भी डायनेस्टी होगी उसका तीन चीज़ रहेगी, पहले उसकी नींव रखी जाएगी, फिर वो एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंड होने के एक लिमिट तक एक्सपेंड होने के बाद क्या होगा, वो उसके वीक लीडर्स आ जाएंगे और वो डायनेस्टी ख़त्म हो जाएगी। तो नई डायनेस्टी कौन सी शुरू होती है, जो सक्सीड करती है, खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का सबसे पहले कौन होता है, जलालुद्दीन खिलजी। Jalaluddin Khilji was 70 years old when he became ruler. He was not a strong ruler. He failed to maintain law and order during his rule. During this reign, the Mongols attacked the kingdom but were defeated. अब ये 70 ईयर्स की उम्र में राजा बनते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा उम्र है राजा बनने के लिए और कोई प्रजा चलाने के लिए। तो क्या होता है, इनके राजकाल में मंगोल्स अटैक करते हैं, और लेकिन वो ये इनके आर्मी जो होती है मंगोल्स को डिफीट कर देती है। अब नेक्स्ट पेज पर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 AD। तो इनका भी 20 साल का रहा किंग राज। अलाउद्दीन खिलजी वॉज एन एफिशिएंट मिलिट्री कमांडर एंड एडमिनिस्ट्रेटर who wanted to establish a big and powerful empire. He even thought of conquering the whole world. He adopted various measures to fulfill his desire. तो खिलजी डायनेस्टी के जो पावरफुल या जो मेन कह सकते हैं या पावरफुल कह सकते हैं किंग, वो कौन था, वो अलाउद्दीन खिलजी। और इनके टाइम में फिर एक्सपेंशन होता है, और ये इनका डिज़ायर होती है कि पूरे वर्ल्ड में इनका एक्सपेंशन हो। इनके में टैक्सेशन और कंट्रोल ऑफ मार्केट्स भी शुरू हुआ। अलाउद्दीन खिलजी रेज अ लैंड टैक्स ऑन द रिच पीपल ऑफ दोआब और फर्टाइल एरिया बिटवीन द रिवर्स गंगा एंड द यमुना। तो डोब एरिया जो कि दो नदियों के बीच में होता है, फर्टाइल एरिया, उसको डोब कहते हैं, उसमें इन्होंने टैक्स इंट्रोड्यूस करा लैंड, किसके लिए, अमीरों के लिए। ही केप्ट अ स्ट्रिक्ट वॉच टू गेट द रॉयल शेयर ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द नोबेल्स। और इन्होंने एक जो नोबेल से रेवेन्यू जनरेट होती थी रॉयल किंग को, वो उस पर भी इन्होंने नज़र रखी। लैंड्स बिलोंगिंग टू द नोबेल्स हु वर सस्पेक्टेड टू बी अनलॉयल वर कॉन्फिस्केटेड। अब जो नोबेल्स जो कि लॉयल नहीं थे राजा के प्रति, उनका इन्होंने ज़मीनें क्या करी,
जब्त कर ली। ही फिक्स द प्राइजेज ऑफ ईटेबल्स एंड अदर कमोडिटीज ऑफ डेली यूज। अरेंजमेंट्स वर ऑल्सो मेड फॉर सप्लाई ऑफ एंशियंट एसेंशियल कमोडिटीज़ टू कॉमन पीपल। इन्होंने क्या किया, जो कॉमन पीपल जो रेगुलर एसेंशियल कमोडिटीज़ जिसका इस्तेमाल करते हैं उसकी प्राइजेस फिक्स कर दी थी। अब इनके बाद खिलजी के बाद कौन, खिलजी डायनेस्टी के बाद अगली डायनेस्टी कौन है, थर्ड डायनेस्टी कौन है, तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का मेन कौन, तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी। ही वाज एन एफिशिएंट मिलिट्री कमांडर। ही सप्रेस्ड रिबेलियन, consolidated सल्तनत। ही वाज सक्सेडेड बाय जूना खान हु टुक द टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन इनके तुगलक इनके फाउंडर होते हैं तुगलक डायनेस्टी के। और उसके बाद क्या होता है, उनके नेक्स्ट आ जाते हैं जिनका नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का राज कब तक चलता है, 1325 से लेकर 1351 तक राज चलता है। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज वेरी पावरफुल रूलर। इब्न बतूता गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द रेन। He tells us that the king was a man of great ideas. He thought of many ambitious schemes and unique experiments. However, he did not implement his ideas properly. That is why the most of his experiments failed. मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इब्न बतूता का कहना है कि ये बहुत ही एक एम्बिशियस लीडर थे जिनके पास बहुत ज़्यादा स्कीम्स थी, लेकिन इनका स्कीम्स ये सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब आप पेज नंबर 68 पे मूव करिए और उस वहाँ आप देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का एम्पायर कितना बड़ा हो गया था। दिल्ली से पूरा ये साउथ तक चला गया था, धीरे धीरे ऐसे बढ़ता रहा। तो इसमें एक कराची एक्सपेंडिचर आया। कराची एक्सपेंडिचर टू सिक्योर नदर्न फ्रंटियर्स ऑफ सुल्तानत। मोहम्मद बिन तुगलक सेंड एन आर्मी टू कंगरा रीजन। आफ्टर एनेक्सिंग रीजन द आर्मी प्रोसीडेड टूवर्ड्स तिब्बत। इट सफर्ड हैवी कैजुअलिटीज़। मतलब ये तिब्बत की तरफ भी एक्सपेंड करते हैं, लेकिन वहाँ जाके वहाँ इनको काफ़ी हैवी डिफ़िकल्टीज़ का और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। टैक्सेशन एंड दुआब, जो कि पहले शुरू किया हुआ था टैक्सेशन एंड दुआब, वो उसकी अब इन्होंने टैक्स की परसेंटेज बढ़ा दी थी। टू इंक्रीज रेवेन्यू कलेक्शन द सुल्तान रेज टैक्सेस। ये आपके बुक्स में गलत लिखा हुआ है, ये टैक्स नहीं होगा, टैक्सेस होगा। टैक्सेस। टू इंक्रीज द रेवेन्यू कलेक्शन द सुल्तान। अब जब इन्होंने एक्सपेंशन किया अपनी टेरिटरी में, वहाँ इनको फ़ायदा नहीं हुआ तो वहाँ इनको नुकसान हो गया। तब ये क्या करेंगे, लोगों से टैक्स वसूलेंगे, जिसलिए इन्होंने क्या करा, टैक्स रेट्स को बढ़ा दिया। अब इनके जो लास्ट रहेंगे तुगलक डायनेस्टी के, वो कौन रहेंगे, वो है फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड कब रहता है, 1351 से लेकर 1388 तक। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक बिकम द सुल्तान। ही रियलाइज्ड दैट हिज प्रीडिसेसर्स हैड लॉस्ट हिज होल्ड ओवर द एम्पायर बिकॉज ही डिड नॉट because they did not have the support of the nobles and the ulemas। इनके पास क्या था, इनके पास सपोर्ट नहीं था, किसका, नोबेल्स का, जो कि मेन जो सरकार थी उस टाइम नोबेल्स चलाते थे, और उनका इनके पास सपोर्ट नहीं था। तो देयर वाज मैनी रिबेलियंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ फिरोज शाह तुगलक। द गवर्नमेंट एंड बिहार ऑफ बंगाल रिवोल्ट। द गवर्नर्स ऑफ बिहार एंड बंगाल रिवोल्टेड अगेंस्ट सल्तनत। देयर वर रिवोल्ट्स इन मेवाड़ एंड मारवाड़ ऑल्सो। तो जब गवर्नर जो थे अलग अलग प्रांतों के, वो राजा से खुश नहीं थे, तो उन्होंने क्या करा, रिवोल्ट कर दिया अपने ही राजा के अगेंस्ट। इनके पीरियड में सबसे बुरी बात क्या होती है कि सेंट्रल एशिया से किंग आता है तैमूर, जो कि इन्वेड करता है दिल्ली को 1398 में, और वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा देता है। He also ordered a massacre in which thousands of people were killed. He moved back to Central Asia with the loot and there he beautified his capital समरकंद। और यहाँ पे मतलब लूट मचाता है, और यहाँ का लूटा हुआ पैसा जाके वो अपनी राजधानी में लगाता है, और वहाँ पर अपनी राजधानी को ब्यूटिफाई करता है, उसका सौंदर्यकरण करता है। नाउ वी विल मूव टू सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में भी दो ही मेन थे, उनके फाउंडर खिजर खान सैयद। और खिजर खान सैयद को कौन रख के जाता है, तैमूर ही रख के जाता है। ठीक है, खिजर खान बिकम द फर्स्ट सैयद रूलर। तैमूर अपॉइंटेड खिजर खान एज डिप्टी इन इंडिया। तैमूर जो होता है वो
दिल्ली पर अटैक करने के बाद यहाँ से लूट खसोट मचाने के बाद अपने राजधानी वापस चला जाता है और यहाँ पे किसको छोड़ जाता है, अपने गवर्नर को, जिसका क्या नाम होता है, खिजर खान। और खिजर खान एक नई डायनेस्टी का शुरुआत करते हैं जिसका नाम होता है सैयद डायनेस्टी। और खिजर खान का रूल कब से कब तक रहता है, 1414 से लेकर 1421 तक, यानी कि 7 ईयर्स। Khizr Khan was the governor of Multan under Firoz Shah Tughlaq. After the death of Firoz, he supported a son of Firoz in the war of succession. When Taimur attacked India, he joined him. When Taimur left India, he appointed Khizr Khan as the governor of Multan. तो आप देख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक के राज में ये फिरोज शाह तुगलक के पीरियड में ये मुल्तान के गवर्नर थे। मुल्तान अब कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, वहाँ के ये गवर्नर थे। लेकिन जब तैमूर अटैक करता है इंडिया पे तो ये तैमूर के साथ हो जाते हैं और फिर तैमूर के जाने के बाद ये एक नई डायनेस्टी की शुरुआत करता है। अलाउद्दीन आलम सैयद नेक्स्ट रूरल थे। ही लॉस्ट दिल्ली टू बहलोल लोदी इन 1451। मतलब सैयद डायनेस्टी के बस 2 ही रूलर हैं, एक फाउंडर और एक उसके नेक्स्ट अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि बहलोल लोदी से वॉर हार जाते हैं। फिर नेक्स्ट कौन सी होती है, नेक्स्ट होती है लोधी डायनेस्टी, जो कि कब से कब तक चलती है, जो कि चलती है 1451 से लेकर 1526 तक। इसमें मेन कौन से होते हैं, बहलोल लोधी, जो किसको हराते हैं, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद को हराते हैं और अपना लोधी डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। उसके बाद कौन आता है, सिकंदर लोधी। द मोस्ट पावरफुल लोधी रूलर वॉज बहलोल सन सिकंदर लोधी। ही एनेक्स्ट ये आपकी बुक में एक और स्पेलिंग मिस्टेक है, ये एनेक्स्ट नहीं होगा, एनेक्स्ट नहीं होता, एनेक्स्ट होता है, एनेक्स्ट ANNEXED। इस एनेक्स्ट मतलब क्या होता है, जोड़ना, मिलाना, अपनी टेरिटरी में और दूसरी टेरिटरी को जोड़ना, एनेक्स करना। He annexed of Jaunpur and Bihar and signed a treaty of friendship with the ruler of Bengal. He established the city of Agra, made it his capital. अब इन्होंने दिल्ली से अपनी कैपिटल कहाँ ले गए थे, आगरा ले गए थे। इनके बाद कौन आता है, जो लास्ट रूलर होते हैं लोधी डायनेस्टी के, इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी के बाद से ही दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाती है और लोधी डायनेस्टी भी ख़त्म हो जाएगी। इब्राहिम लोधी सक्सीडेड सिकंदर लोधी। द वांस नोबल्स रिबेल्ड अगेंस्ट हिम, ही however defeated them to prevent such revolts in future. Ibrahim Lodi replaced senior nobles and governors who exercised a great deal of power by younger men. These nobles conspired with Babur, who overthrew Ibrahim Lodi in 1526 at the first battle of पानीपत। इब्राहिम लोदी के किंग बनने के बाद भी जो नोबेल्स होते हैं वो इनके अगेंस्ट रिवोल्ट खड़ा कर देते हैं। वो इस रिवोल्ट में नोबेल्स को हरा देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, फिर नोबेल्स की मदद करते हैं, बाबर की मदद करते हैं। बाबर इनको हटा देते हैं और हरा देते हैं इब्राहिम लोदी को। बाबर और इब्राहिम लोदी पर अटैक करता है और इब्राहिम लोदी पर हरा देता है। और उसके बाद जो होता दिल्ली जो डायनेस्टी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये आपकी बुक में दिए गए हैं, ये क्या नाम से टेबल दी गई है नीचे, जिसमें कि अलग अलग डायनेस्टी हैं, अलग अलग उनके किंग्स हैं जो इंपॉर्टेंट किंग्स रहे, और बीच में उनकी डेट्स दी गई हैं साइड में। वो आप कब से कब तक इनका रहा, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप घर में प्रैक्टिस करिएगा और ये एक बार फिर से रीड करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।